स्टूडेंट्स वी वाज डिस्कसिंग द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, और बोरोन के हमने दो कंपाउंड कल डिस्कस किए थे। एक तो हमने डिस्कस किया था बोरेक्स, ओके, जिसका हमने पढ़ा था कि बोरेक्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल की डिटेक्शन के लिए यूज होता है सॉल्ट एनालिसिस में, जिसको बोरेक्स बी टेस्ट बोलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको सिंपली बोरिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। वो बात अलग है कि ये इसके मॉलिक्यूल जो है वो अपनी इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण जो है वो एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक दिस। ओके, और ये ट्राइबेसिक एसिड नहीं है। देखने में लगता है कि ये ट्राइबेसिक एसिड है कि 3 H फॉस्फेट रिलीज करेगा, बट एक्चुअल में इट इज नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड। एक्चुअल में सिर्फ ये एक ही प्रोटॉन रिलीज करता है, वो भी कैसे? वाटर से प्रोटॉन अपने में लेके, सॉरी, वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन निकाल के उसका प्रोटॉन रिलीज करवाता है वाटर का। तो इसलिए ये एक वीक एसिड है। और ये मोनोबेसिक एसिड है, वो भी इसलिए क्योंकि ये वाटर से H पॉजिटिव आयन रिलीज करवाता है। ओके, और वो OH नेगेटिव आयन जो बचता है उसको खुद में ले लेता है। ओके, अब जो बोरोन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज डाइबोरेन, दैट इज B2H6। ठीक है, सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड नोन इज कॉल्ड एज दी डाइबोरेन। बोरोन का हाइड्राइड मतलब बोरोन का हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड है सिंपलेस्ट वन, वो कौन सा है? डाइबोरेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। अब बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की। अब आप सोचोगे कि ये B2H6 कैसे, ये तो BH3 होना चाहिए ना इसका। ठीक है, बट दो BH3 मिलके जो है वो आपस में B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे डायमराइज करते हैं ये, कैसे दो BH3 मिल जाते हैं आपस में, उसकी बात अभी आगे करेंगे। ठीक, सबसे पहले प्रेपरेशन की बात करते हैं कि हाउ डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड। इसके प्रेपरेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइबोरेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके, तो इसकी जितनी भी प्रेपरेशन रिएक्शंस है उनको ध्यान में रखना। सबसे पहले है बोरोन ट्राइफ्लोराइड को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट डाइबोरेन, लिथियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। ओके, तो आपके पास ये डाइबोरेन बन रहा है इसमें। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो H नेगेटिव आयन रिलीज करता है, जो कि ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा। इस तरह आपके पास डाइबोरेन बन जाएगा। और क्या है आपके पास मेथड्स? जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर आयोडीन से रिएक्ट करवाया जाए तो होता क्या है? ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, ओके, तो ये क्या करता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोडीन को रिड्यूस कर देता है आयोडाइड में, आई नेगेटिव आयन में, और इसमें जो बोरोन है, ठीक है, वो डायबोरेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है B2H6। ओके, और डायबोरेन बनाने का तरीका क्या है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन करवा दो सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो होगा क्या? फ्लोराइड इसमें चला जाएगा, हाइड्राइड इसमें आ जाएगा, यू विल गेट डायबोरेन एंड सोडियम फ्लोराइड। और ये वाला जो मेथड है ये कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है डायबोरेन को बनाने के लिए। तो इसलिए इसको मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी डायबोरेन भी बोल सकते हो आप। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड उसको, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड कब यूज होता है? ऐसा मेथड जो इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई होता हो उसको कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। ओके, अब डायबोरेन की थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। डायबोरेन इज कलरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस with a boiling point of 180 Kelvin. Diborane catches fire spontaneously upon exposure to air. जो डायबोरेन है, ठीक, ये एक हाईली टॉक्सिक गैस है विद बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन, और जब डायबोरेन को आप एयर में छोड़ देते हो तो होगा क्या? ये फायर कैच कर लेती है क्योंकि डायबोरेन की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है, ओके, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। ओके, इस हाईली एक्सोथर्मिक की वजह से आपके पास ये फायर कैच कर लेती है। ओके, उसके बाद बोरेन्स आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव बोरिक एसिड। ठीक, ये जो इसको बोरेन भी बोलते हैं, डाइबोरेन बोला ना, इसको बोरेन्स भी बोल देते हैं सिंपली। तो बोरेन्स की अगर आप वाटर में डिसॉल्विंग करोगे तो होगा क्या? वो आपके पास बोरिक एसिड बनाते हैं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H3BO3। वो बात लगा, बोरिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं BOH थ्राइस। यहाँ पे B
OH थ्राइस और H3 BO3 का मतलब सेम ही है. ओके, एंड यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, उसके बाद डायबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन विद लुईस बेसिस टू गिव बोरेन एडक्ट्स लाइक दिस. आपको पता ही है, अगर मान लो डायबोरेन है, डायबोरेन में आप एक्चुअल में दो BH3 आपस में जुड़े होते हैं, बट अगर ये जुड़े ना होते तो बोरेन जो ये जो बोरोन है ये एज अ लुईस एसिड एक्ट कर ही सकता है, क्योंकि इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. और वही होता है, जब डायबोरेन लुईस बेसिस के साथ रिएक्शन करवाने जाते हैं तो वो अपने आप को पहले वो डायमेरिक फॉर्म से मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, बोरेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बोरेन की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो लुईस बेसिस के साथ रिएक्ट करके एडक्ट बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे दो BH3 ने, ये दो BH3 है ना, B2H6 का मतलब दो BH3. ठीक है, दो BH3 ने आपके साथ, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है मिथाइल वाला, जिसमें हाइड्रोजन मिथाइल से रिप्लेस करे हैं, तो उसके साथ मिलके दो एडक्ट बना लिए. ओके, इस एडक्ट में बॉन्डिंग कैसे हो रखी है, BH3 लाइक दिस, ये नाइट्रोजन Me और Me. ओके, लाइक दिस. तो ऐसा एडक्ट है, ऐसे दो एडक्ट बन गए. सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड भी एज अ लुईस बेस एक्ट कर सकता है, और डायबोरेन, ये जो बोरेन है, इससे जो दो बोरेन निकलेंगे BH3, वो एज अ लुईस एसिड एक्ट कर सकता है, तो आपके पास दो एडक्ट बन जाएंगे लाइक दिस. रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डायबोरेन गिव इनिशियली दिस which is formulated as this. इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको, इस फॉर्मूला को. एंड ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स बोराजीन. बोराजीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन. मतलब याद आपने ये रखना है कि डायबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, बोराजीन. अब ये बोराजीन पे इतना ज्यादा एम्फोसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो जो बोराजीन है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है. बेंजीन का स्ट्रक्चर याद है कैसा होता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे था ना. अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है ना. ये जो आपके पास बोराजीन है इसमें भी ऐसे ही होता है. इसका फॉर्मूला क्या है, B3N3H6 ना. इसके केस में क्या होता है, इसके केस में नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन. ठीक है, एक साइड से नाइट्रोजन जो है, ये अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन का रोल क्या है, वो एक साइड से एक बोरोन के साथ डेटी बॉन्ड बनाएगा, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और दूसरे वाले बोरोन से डबल बॉन्ड बनाएगा. ओके, क्लियर. और बोरोन जो है वो लुईस एसिड होता है, इसलिए ये जो डेटी बॉन्ड बनेगा उसमें ये लोन पे एक्सेप्ट कर रहा होगा और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा. तो नाइट्रोजन जो है वो चार बॉन्ड बनाएगा, चार में से एक डेटी बॉन्ड बनाएगा विद वन बोरोन, और दो डबल बॉन्ड बनाएगा विद द अनदर बोरोन. ये वाला नाइट्रोजन भी ऐसे कर रहा है, इस बोरोन के साथ डेटी बॉन्ड बना रहा है, दूसरे वाले बोरोन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. ये वाला नाइट्रोजन भी यही कर रहा है, इस वाले बोरोन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इस वाले बोरोन के साथ डेटी बॉन्ड बना रहा है, लाइक दिस. और हर नाइट्रोजन और हर बोरोन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये फॉर्मूला किसका है, आपका बोराजीन का फॉर्मूला ये हो गया आपके. गॉट इट, क्लियर. तो ये होता है बोराजीन, और बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं. हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है बेंजीन से, बट देखने में बेंजीन जैसा लगता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं. क्वेश्चन आ सकता है, विच कंपाउंड इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज बोराजीन. और उसका स्ट्रक्चर भी बनाने को बोला जा सकता है लाइक दिस. और ये हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हेन डायबोरेन इज रिएक्टेड विद द अमोनिया एंड देन द मिक्सचर इज हीटेड अ बिट. पहले शुरू में आपके पास ये अडक्ट सा बनता है, और इस अडक्ट को हीट करने पे आपके पास ये बोराजीन बन जाता है. ओके, नाउ बैक टू दी डायबोरेन. डायबोरेन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, इन केस ऑफ डायबोरेन, ये आप इसका स्ट्रक्चर है, B2H6 का ये स्ट्रक्चर है. ठीक, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये और ये एक प्लेन में है. लेट अस से कि आपका ये मोबाइल वाला प्लेन है, ये जो जिस मोबाइल पे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ये उसका प्लेन है. तो उसी प्लेन में ये चारों हाइड्रोजन आ रहे हैं, और ये बोरोन भी उसी प्लेन में है ऐसे. ओके, सॉरी,
ये बोरोन भी उसी प्लेन में है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 6 के 6 आपके पास जो 2 बोरोन और ये 4 हाइड्रोजन, जो जिनको ऐसे ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एक ही प्लेन पे हैं। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपकी तरफ है, जैसे ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन ये आपकी तरफ निकला हुआ है ऐसे, ओके। और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन से बिलो ऐसे निकला हुआ है। और ये जो 4 हाइड्रोजन है ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पे हैं ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर होता है डायबोरेन का, ठीक है। The four terminal hydrogen atoms and the two boron atoms lie in one plane, mobile वाला plane. Above and below this plane, there are two bridging hydrogen atoms. ये जो सेंटर में आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये इन दोनों बोरोन के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं ना, इन दोनों बोरेन को, ओके। और ये जो ब्रिजिंग वाले हैं, एक अबव दी प्लेन है, जिस प्लेन की बात हुई इस प्लेन की, ये मोबाइल वाले प्लेन की, ओके। इन दोनों हाइड्रोजन में से एक अबव दी प्लेन है, दूसरा बिलो दी प्लेन है, ओके। देयर आर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, द फोर टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड जो टर्मिनल वाले हैं, जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन से बन रहे हैं बोरोन के बॉन्ड, आर रेगुलर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड बने, ये नॉर्मल बॉन्ड है। बॉन्ड कैसे बनता होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला बोरोन ने, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डाला, दोनों ने शेयर करवाए और बॉन्ड बना लिया। ये नॉर्मल वाले सिंपल बॉन्ड है, ठीक। और ऐसे वाले कोवलेंट बॉन्ड को पता क्या बोलते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें दो सेंटर इन्वॉल्व है, बोरोन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज द सेंटर, और उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो मतलब बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो टर्मिनल वाले बॉन्ड बन रहे हैं, ये चार बॉन्ड जो है ये सिंपल वाले बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बट ये वाला जो बॉन्ड बना, ठीक है, आपको पता ना हाइड्रोजन दो बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी दो बॉन्ड बना रहा है, बट ये दो बॉन्ड बना कैसे रहा है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो आप सिर्फ डायबोरेन में ही पढ़ोगे, ओके। उसकी बात कर लेते हैं। while the two bridge, that is boron hydrogen boron, boron फिर हाइड्रोजन फिर बोरोन, bonds are different and can be described in term of, इनको आप क्या बोलोगे, इन तीनों के बीच में यहाँ पे जो इनको बांधे रखे हुए है, दो इलेक्ट्रॉन ही है जो इनके बीच में आ रहे हैं टोटल, ओके। तो ऐसे ये वाला जो बॉन्ड बन रहे हैं ये वाले दो, इनको बोलेंगे कि दिस इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन है जो इन तीनों एटम को बांध के रख रहे हैं, ओके क्लियर। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एज शोन इन फिगर 11.2b, इस फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला बॉन्ड, ठीक है, जो बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में बन रहा है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें यहाँ पे टोटल ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इन दोनों का टोटल मिला के जो है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन है। बट कितने सेंटर जुड़े हुए हैं उन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये बोरोन ये हाइड्रोजन और ये बोरोन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको दिखाने के लिए आप ऐसे भी दिखा देते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ये क्लाउड बन रहा है ऐसा। और इस क्लाउड में यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ गया हुआ है उस क्लाउड की वजह से, और ये दो बोरोन भी जुड़ चुके हैं इस हाइड्रोजन के साथ इसी क्लाउड की वजह से। एंड सेम विद दिस, ओके क्लियर। तो इसकी वजह से यहाँ पे वापस चल रहा हूं मैंने एक और फिगर ऐड करी हुई है। ये वाला जो बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 119 पिकोमीटर, क्योंकि ये तो सिंपल बोरोन और हाइड्रोजन का जो नॉर्मल बॉन्ड बनना है उसकी लेंथ जितना है ना, 119 पिकोमीटर, ठीक। बट आपके पास ये वाला जो बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है। आप कह सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन इतने रीजन में आए हैं, तो इट मींस इतने रीजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया होगा जिसकी वजह से इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है। तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक होगा और थोड़ा एलोंगेटेड होगा, थोड़ा लंबा बॉन्ड होगा। जैसे ये देखो, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है ना आपको बॉन्ड, एज कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड, दिस इज द नॉर्मल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द
these two are the two center three center two electron bonds. ठीक है, क्लियर? एंड इट विल बी लाइक दिस. ये नॉर्मल बॉन्ड जैसा नहीं होता, देखने में यहाँ पे बनाने में ऐसे बना दिया हुआ, बट एक्चुअल में ये थोड़ा कर्व्ड होता है ऐसे. ओके, और इस बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है? इस बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर, ये मेंशन्ड है. ओके, क्लियर? ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये दोनों जो ये वाला बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड जो नॉर्मल वाला और ये वाला बोरोन हाइड्रोजन जो नॉर्मल वाला बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का है ना. बट ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 97 डिग्री का है. ठीक, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा नॉर्मल से डिफरेंट है, 97 डिग्री. गॉट इट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन. तो देखो ये और ये चारों एक प्लेन में आ रहे हैं. ओके, ये वाला अबव दी प्लेन और ये वाला जो है हाइड्रोजन ये बिलो दी प्लेन है. ओके, सो ये स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ पे ये जो ऐसे डैश करके बनाया हुआ है ना जो इन्होंने, ये बोरोन का एम्प्टी वाला ऑर्बिटल है. ठीक, मतलब ये जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, ये वाला और ये बनता कैसे है? ये नॉर्मल बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन चुका था, सिंपल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला. बट ये बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या हुआ, इसने अपना एम्प्टी ऑर्बिटल जो बच गया उसको यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं उसके साथ ओवरलैप करवा दिया, जिससे इतने रीजन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्कैटर होने थे, सिर्फ इतने रीजन में रहने थे, वो दो इलेक्ट्रॉन अब इतने रीजन में फैल गए हैं, जिसको हम ऐसे डेजिग्नेट कर रहे हैं. एंड सेम विद दिस. और उन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से 1, 2 और 3 ये तीनों एटम आपस में बाउंड हो रखे हैं, इसलिए ये वाले दोनों बॉन्ड्स को आप क्या बोलोगे? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ओके, क्लियर? और इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा कर्व्ड होता है ना, लाइक दिस. तो दिस ये नॉर्मल स्ट्रेट बॉन्ड नहीं होता, ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है. इट इज कॉल्ड एज द बनाना बॉन्ड. इट इज द बनाना बॉन्ड एंड इट इज आल्सो द बनाना बॉन्ड. देयर आर टू बनाना बॉन्ड्स इन B2H6. ओके, इसके एक और नेम है बनाना बॉन्ड. क्लियर? अब डायबोरेन को थोड़ा और पढ़ लेते हैं. बोरोन ऑल्सो फॉर्म्स सीरीज ऑफ हाइड्रोबोरेट्स. बोरोन जो है वो सीरीज ऑफ हाइड्रोबोरेट्स बनाता है, जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेट्राहेड्रल BH4 नेगेटिव. ओके, जैसे लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपने सुना होगा. इनमें होता क्या है, इनमें ये जो बोरोहाइड्राइड है ये अनायन होता है और साथ में कोई ना कोई काउंटर आयन लगा होता है, जैसे लिथियम का लगा हो सकता है, सोडियम काउंटर आयन लगा हो सकता है. ओके, ये डायबोरेन का अब खत्म हो गया, ये यहाँ पे पहुंच गए बोरोहाइड्राइड्स के ऊपर. ओके, lithium and sodium tetrahydroborates are also known as the borohydrides. लिथियम और सोडियम के जो टेट्राहाइड्रोबोरेट्स है उनको बोरोहाइड्राइड्स भी बोला जाता है. और ये बनते कैसे हैं? जब डायबोरेन की आप रिएक्शन करवा दो मेटल हाइड्राइड के साथ. ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्राइड है उसकी अगर रिएक्शन करवा दी आपने B2H6 के साथ तो क्या बनेगा? लिथियम बोरोहाइड्राइड. सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड की अगर आपने रिएक्शन करवा दी B2H6 के साथ तो क्या बनेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड, लाइक दिस. ओके, और ये जो दोनों मैन्युफैक्चर होते हैं, दोनों के लिए रिएक्शन तो यही होगा ना, बोरोहाइड्राइड्स. ये दोनों लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो और ये बड़े ही पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होते हैं. तो अब आपको पता होना चाहिए कि लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, व्हाई दे आर रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि इनमें एनायन कौन सा है? बोरोहाइड्राइड. और ये बड़े आराम से हाइड्राइड छोड़ के BH3 बना लेता है. और ये हाइड्राइड, सॉरी H नेगेटिव, ये हाइड्राइड जिसमें भी जाएगा उसको क्या कर देगा? रिड्यूस. क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी ना उसमें, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन नहीं बोलते. लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड्स आर वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ओके, तो ओके, और उसके बाद ये जो हमने पढ़ा ना, ये B2H6 डायबोरेन, इसका ये स्ट्रक्चर. ओके, ये कैसे बना है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ये बात. और साथ में इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं मैन्युफैक्चरिंग वाली एज वेल एज जिसमें ये खुद रिएक्ट कर रहा है, ये वाली,
और स्पेशली ये बोराजीन प्रेपरेशन वाली, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो उसके बाद यहाँ पे बोरोन के कंपाउंड हुए खत्म। अब यूजेस देख लेते हैं बोरोन एंड एल्यूमिनियम के। ठीक, जो बोरोन है, बोरोन fibers are used in making bulletproof vests and light composite material for aircraft। जो बोरोन फाइबर्स हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए यूज होती है, और साथ में एयरक्राफ्ट के जो लाइट कंपोजिट मटेरियल बनाने के लिए यूज होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के लिए लाइट कंपोजिट मटेरियल चाहिए होता है। दी बोरोन विच हैविंग 10 आइसोटोप, बोरोन 10, ये वाला बोरोन के दो आइसोटोप होते हैं ना, एक 10 वाला, एक 11 वाला। इसकी अबंडेंस 81% है, इसकी अबंडेंस 19% है। बोरोन 10 आइसोटोप हैज हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देयरफॉर मेटल बोराइड्स, मेटल बोराइड्स मतलब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला पढ़ा था हमने, मेटल बोराइड्स, ठीक है, आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड कंट्रोल रॉड। प्रोटेक्टिव शील्ड और कंट्रोल रॉड में यूज होते हैं ये। ओके, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। बोरेक्स एंड बोरिक एसिड is used in the manufacturing of heat resistance glasses, glass wool and fiber glass। ओके, उसके बाद an aqueous solution of uses की बात कर रहे हैं ना, an aqueous solution of orthoboric acid that is H3BO3 is generally used as a mild antiseptic, ये as a mild antiseptic यूज होता है। Aluminium is a bright silvery white metal with high tensile strength, it has a हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब एल्यूमिनियम पे पहुंच गए। एल्यूमिनियम के यूजेस तो आपको पता ही है, जैसे ये वायर्स में यूज होता है, ठीक है, गेट्स वगैरह बनाने में यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम का यूज एक आपको पता ही है, फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, खाना बनाते टाइम जो यूज करते हैं हम, उसमें यूज होता है। एल्यूमिनियम इज हैज हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी on a weight to weight basis। The electrical conductivity of aluminium is twice that of copper। एल्यूमिनियम की जो आपकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है वो ट्वाइस है एज कंपैरिजन टू कॉपर। एल्यूमिनियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। इट फॉर्म्स alloy with copper, manganese, magnesium, silver and zinc, silicon and zinc। The use of aluminium and its compounds for domestic purpose is now reduced। इसको reduce इसलिए कर दिया गया because their toxic nature, ये toxic nature के होते हैं। जैसे अभी आपने पीछे से न्यूज सुनी होगी एक, कि एल्यूमिनियम फॉयल में खाना रैप करना सही नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आपके खाने के साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है जो हमारे खाने में ऐड हो जाते हैं। ओके, वो बात अलग है कि एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती है उनके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर लेयर बन चुकी है, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, तो वो फिर इनर्ट हो जाता है, फिर तो वो रिएक्ट नहीं करता आपके खाने के साथ। बट अगर वो फ्रेश है तो हो सकता है कि आपका एल्यूमिनियम जो है वो आपके खाने के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाए। ओके, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13 जो था दैट इज ओवर नाउ। अब हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। ओके, जिसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड एज दी कार्बन फैमिली। कौन कौन से होते हैं ग्रुप नंबर 14 में, एक बार बना लें वो वाला, क्या था निमोनिक इसका, काशी, जीमे, शंकर, पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम ये अभी रिसेंट डिस्कवर हुआ, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको जनरल ट्रेंड में हम डिस्कस नहीं करते। अभी इसकी प्रॉपर्टीज हालांकि पूरी की पूरी डिस्कवर हुई भी नहीं है, और साथ में ये सिंथेटिक मेटल है, ये मैन मेड है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। आर दी मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 14। कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। तो कार्बन की ज्यादा डिस्कशन मैं करूंगा भी नहीं, आपको पता ही है कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, कौन कौन से,
डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन, ये आपने सारा 10th में पढ़ा हुआ है ना? मैं 10th वाली ही वीडियो चाहे एक शेयर कर दूँगा अगर आप में से किसी को देखना होगा, ओके? और उसके बाद जो मेन पॉइंट लगा मेरे को इसमें इंट्रोडक्शन में से उसकी बात कर रहे हैं। One can emphatically say that carbon is the most versatile element in the world, क्योंकि हमारा जितना भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे कार्बन कंपाउंड्स के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। जो फ्यूल्स हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाना फूड हम जो कंज्यूम करते हैं, फ्यूल्स जो हमारी कार्स, बसेस और स्कूटीज वगैरह कंज्यूम करती है, ठीक? और हमारी इवन हमारी बॉडी में भी और फ्यूल्स फूड ये सब कुछ जो है ये कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। ओके, कार्बन के ही कंपाउंड है। हालांकि कार्बन की अबंडेंस इतनी नहीं है अर्थ क्रस्ट में, पर फिर भी कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके कंपाउंड्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ओके, जो हमारी लाइफ के इर्द गिर्द घूमते हैं। गॉट इट? अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं नेचुरली कार्बन के बारे में। नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेन्स टू स्टेबल आइसोटोप्स 12C एंड 13C। कार्बन के ये दो स्टेबल आइसोटोप हैं, whereas there is one more isotope that is 14C. It is radioactive, ये रेडियोएक्टिव होता है, ठीक? बट ये इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5770 ईयर्स है। मतलब अगर आप 1 ग्राम लोगे 14C का, ओके, तो 0.5 ग्राम होने में दिस मच ईयर्स लग जाएंगे, ओके, मतलब पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत जाएंगी इतने साल तक तो, ओके। और ये जो 14C है, इसकी रेडियो एक्टिविटी वाली जो फिनोमिना है, उसी को यूज किया जाता है फॉर कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार आपने न्यूज़ेस में सुना होगा, ये इस जगह की खुदाई हुई, नीचे से एक सब्सटेंस निकला जो आज से 5000 साल पुराना है। उनको कैसे पता लगता है कि ये 5000 ईयर अगो का पहले का है? क्योंकि बिकॉज ऑफ कार्बन डेटिंग, वो जो 14C वाले मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, उनकी देख लेते हैं कि वो कितनी लाइफ वो स्पेंड कर चुके हैं। उससे पता लग जाता है कि उनको ये आज से 5000 पहले का, 5000 साल पहले का है, ओके, क्लियर? तो ये जो 14C है, इसके रेडियो एक्टिव होने का हमारा हमें बेनिफिट ये है कि ये चीजों की, ऑब्जेक्ट्स की लाइफ कितनी है, कितने पुरानी है, ये बता देता है। सिलिकॉन जो इस ग्रुप का सेकंड मेंबर है, इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, और ये अर्थ पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फर्स्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम बाय एरिया, और बाय मास अगर देखें तो वो आयरन है। Most abundant element on the earth crust and is present in nature in form of silica and silicates. इन दोनों को आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट्स। जर्मेनियम, नेक्स्ट थर्ड मेंबर की बात कर रहे हैं। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस। जर्मेनियम हमें नेचर में ट्रेसेस में मिलता है, बहुत कम है। टिन अकर मेनली एज कैसीट्राइट, दैट इज SnO2। टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, याद रखना, Sn is the symbol for tin. And lead as galena, that is PbS. Flerovium is synthetically prepared radioactive element. Ultra pure germanium and silicon are used to make transistor and semiconductor devices. ये जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ओके, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, इनमें क्या होता है? इनमें ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और उनको बनाने के लिए कौन से एलिमेंट यूज होते हैं? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, बट प्योर फॉर्म में। अगर इनको इम्प्योर करना भी है, इनकी डोपिंग करनी भी है, तो वो अपने हिसाब से करी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आपको इनकी कंडक्टिविटी कैसी चाहिए, ओके। अब चलते हैं ग्रुप की मेन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में। कौन से ग्रुप की? ग्रुप 14 की, ओके। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP, सॉरी NP2। और कोर वाले जो हैं, कोर डिफरेंट होती रहेगी। जैसे कार्बन के केस में कोर में सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिलिकॉन में भी ऐसे ही होता है, बट जर्मेनियम में कोर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ 3D इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आउटर मोस्ट को छोड़ के। टिन में
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी 4d इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेड में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4f और 5d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में आउटर मोस्ट शेल तो है ही है। और इन सभी की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? ns2np2। ओके। और ये जो इनर कोर में डिफरेंस है, जैसे ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शंस आई थी, ये जो इनर कोर में डिफरेंस है, इसकी वजह से इस वाले ग्रुप नंबर 14 में भी एक्सेप्शंस आएंगी। ओके। और इसमें भी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट वो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। The inner core of the electronic configuration of the element in this group also differs. Okay. अब बात करते हैं कोवलेंट रेडियस का। कोवलेंट रेडियस मतलब जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो रेडियस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, उसकी बात हो रही है जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन टू सिलिकॉन जब आप आते हैं, कार्बन टू सिलिकॉन, तो इंक्रीज होता है। देयर आफ्टर सिलिकॉन टू लेड, सिलिकॉन से लेके लेड तक अ स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। इसमें एक्सेप्शन तो मतलब जनरल ट्रेंड तो फॉलो हो रहा है। जैसे इसके केस में तो क्या हुआ, जो गैलियम है, जो गैलियम है वो एल्यूमिनियम से छोटा ही हो जाता है, मतलब जनरल ट्रेंड के बिल्कुल उल्टा ही चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ, बट इसके केस में होता क्या है, कार्बन से सिलिकॉन तो आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है साइज में, बट उसके बाद जो इंक्रीज हो रहा है साइज में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। देयर विल बी स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही है, ये जो इनर कोर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना और एफ इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना इन केस ऑफ लेड। तो आप देखो कोवलेंट रेडियस कार्बन का कितना है 77, सिलिकॉन का एकदम से बढ़ गया 118, उसके बाद ना के बराबर ही बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा ही नहीं है। ओके। बट इसमें जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, इसमें ये एक्सेप्शन में नहीं जाता, रहता जनरल ट्रेंड में ही। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आप समझते ही हो कि जैसे मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको कटायन बनाना, कितनी एनर्जी लगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो एम पॉजिटिव बन गया उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको +2 बनाना है, कितनी एनर्जी लगी उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है पहले। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर इज हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13। अगर ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का कंपैरिजन किया जाए, जैसे बोरोन और कार्बन का कंपैरिजन किया जाए, तो कार्बन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बोरोन से ज्यादा ही होगी। सिमिलरली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सिलिकॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा ही होगी, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे बिना पीरियड साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से किसकी ज्यादा? सिलिकॉन की। तो यही बात इन्होंने बोली है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर इज हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 13। द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज विजिबल आल्सो हियर। यहाँ भी आपको इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कई सारी एक्सेप्शनल या अनयूजुअल ट्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे। इन जनरल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको पता है टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। ओके। स्मॉल डिक्रीज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम एंड जर्मेनियम टू टिन, and then slight increase in the first ionization therapy from tin to lead। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलती है? देखो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होनी है, हो रही है, जैसे यहाँ पे तो अब्रप्ट डिक्रीज देखा, उसके बाद डिक्रीज स्मॉल हो गया। उसका रीजन वही है कि ये जो इनर कोर के डी इलेक्ट्रॉन है इनका शील्डिंग इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं होता। ओके क्लियर। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बट डिक्रीज नोटिसेबल बहुत कम है ना, डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस था दोनों में। अगर मैं बात करूं टिन और लेड में, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। यहाँ पे एक्सेप्शन इसलिए आ गई क्योंकि लेड के केस में तो हद ही हो गई है ना, इसमें 4f और 5d इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इनर कोर में। ओके। और इसका न्यूक्लियर चार्ज है भी 82, टिन का है 50। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका जो लेड है उसके केस में पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ और डी की वजह से जो लेड है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल है वो बढ़ चुकी है ड्यू टू दी
नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनेशन एंथैल्पी वैसे सेम सेम से ट्रेंड शो करती हैं। जैसे आयोनेशन एंथैल्पी हाई होने का मतलब होता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है ना। तो ऑब्वियस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है। तो आप देख रहे हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में देखो इनकी जो आयोनेशन एंथैल्पी है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। और सेम आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखोगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। इवन टिन की जो लेड है उसकी भी सेम ही है, थोड़ी सी ज्यादा है टिन से। ओके, तो इट मींस वैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे उसके बाद डिक्रीज ही नहीं हुई, इन चारों की सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, क्योंकि इनकी आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल सा फर्क है। ओके, हालांकि लेड की थोड़ी सी बढ़ जाती है टिन से, उसका रीजन वही है कि लेड के केस में जो पोल शील्डिंग इफेक्ट है एफ और डी इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। तो अगर यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बढ़ा हुआ चार्ज ही लगाएगा ना। तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू 10। ओके, उसके बाद लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड्स। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड और टिन एंड लेड आर द सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स। Melting point and boiling points of group 14 elements are much higher than those of corresponding group 13 elements. अगर आप ग्रुप नंबर 13 और 14 का कंपैरिजन करो तो सिलिकॉन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से ज्यादा ही होगा। ठीक, और साथ में इन्होंने क्या बोला कि कार्बन जो है वो टिपिकली मेटल नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है, और डाउन द ग्रुप आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो इसलिए ये नॉन मेटल था, ये दोनों मेटलॉइड हैं, और ये जो दोनों बॉटम पे हैं ये क्या हैं, दीज टू आर मेटल्स। ओके, अब रहेगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस ग्रुप की, ये हम कल कर लेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, क्योंकि इसमें आगे जो है आगे कार्बन की डिस्कशन होनी है, जिसमें कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करना है हमने। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये 10th वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा आपसे। ओके, क्लियर। उसके बाद जो थोड़े बहुत यूजेस वगैरह होंगे वो हम कर लेंगे। तो मतलब कल मेरे को लगता है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और बाकी NCERT बैक एक्सरसाइज आपने खुद कर लेनी है। दैट्स इट फॉर टुडे।